दोस्तों, आज आप सुनेंगे व्योमकेश बख्शी सीरीज की कहानी जिसका नाम है पहेलियों की धुन। व्योमकेश और मैं किसी सरकारी काम से कटक गए थे। कुछ दिनों बाद हमें महसूस हुआ कि काम जल्दी पूरा नहीं होगा, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में लगे दस्तावेजों के अंबार के बीच से सच्चाई को खोज निकालना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए हमने ये फैसला किया कि व्योमकेश कटक में ही रुक जाए और मैं कलकत्ता वापस चला जाऊं। कलकत्ता वापस आने के बाद मेरे पास कोई खास काम नहीं था। व्योमकेश के ना होने से मैं खुद को थोड़ा असहाय सा महसूस कर रहा था। सर्दियां शुरू हो चुकी थीं और दिन छोटे होने लगे थे। फिर भी मेरा समय काटे नहीं कट रहा था। कभी कभार मैं दुकान चलाने वाले प्रभात की मदद करने दुकान पर चला जाता और कोई नई पांडुलिपि आई होती तो उसे पढ़ लेता। फिर भी मेरे पास कोई खास काम नहीं था। तभी शाम का समय बिताने के लिए अचानक मेरे सामने एक अवसर खुद उपस्थित हो गया। हम एक 3 मंजिला इमारत की ऊपरी मंजिल के 5 कमरों में रहते थे, जबकि कई अलग अलग ऑफिसों में काम करने वाले 1 दर्जन या उससे कुछ ज्यादा लोग पहली मंजिल पर बने मेस में रहते थे। ग्राउंड फ्लोर पर मैनेजर का कमरा, स्टोर, रसोई और खाने का कमरा बने हुए थे। इमारत के एक कोने में स्टोर कीपर का कमरा था। हम वहां रहने वाले लोगों से परिचित थे, लेकिन किसी से हमारी खास जान पहचान या दोस्ती नहीं थी। एक शाम को अंधेरा होने के बाद मैं अपने कमरे में बत्ती जलाकर पत्रिका पढ़ने बैठा ही था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। ये एक अधेड़ आयु के सज्जन थे। मैंने उनको अपनी इमारत की पहली मंजिल पर 1 या 2 बार देखा था। उन्होंने हाल ही में अपने रहने के लिए उस मंजिल पर एक कमरा किराए पर लिया था। उस मंजिल का सबसे अच्छा कोने वाला कमरा उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। इस वक्त उन्होंने गरम नेहरू जैकेट और रेशमी चूड़ीदार पायजामा पहन रखा था, जिसको देखकर लगता था कि वो एक सौम्य स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उनके बाल सफ़ेद की बजाय काले अधिक थे। वो एकदम पढ़े लिखे और सभ्य व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, माफ़ कीजिएगा, मेरा नाम भूपेश चैटर्जी है और मैं इस इमारत की पहली मंजिल पर रहता हूँ। मैंने उत्तर दिया, हाँ, मैंने आपको कभी कभी देखा है, लेकिन मैं आपका नाम नहीं जानता था। अंदर आइए प्लीज़। अंदर आने के बाद कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने कहा, मैं करीब 1.5 महीना पहले कलकत्ते आया था। मैं एक बीमा कंपनी में काम करता हूँ और ये नहीं कह सकता कि कल कहाँ रहूँगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, कंपनी कभी भी मेरा तबादला कर सकती है। मैंने थोड़ा बेचैनी से कहा, देखिए, आप एक बीमा कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन मैंने आज तक कोई पॉलिसी नहीं ली और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। अरे, मैं उसके लिए आपके पास नहीं आया हूँ। मैं बीमा कंपनी के ऑफिस में काम ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं बीमा एजेंट नहीं हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया था कि मुझे ब्रिज खेलने की थोड़ी लत है। जब से यहाँ आया हूँ, एक दिन भी खेलने का मौका नहीं मिला है और मैं ऐसे मौके के लिए तड़प रहा हूँ। बहुत कोशिश के बाद मुझे 2 खिलाड़ी तो मिल गए हैं। वो दोनों पहली मंजिल के कमरा नंबर 3 में रहते हैं, लेकिन अभी तक चौथा खिलाड़ी मुझे नहीं मिला है। हमने कुछ दिनों तक ब्रिज खेलने की कोशिश की, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आया। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अजीत बाबू से पूछकर देखता हूँ कि क्या उनकी इस खेल में रुचि है। ये बात सही थी कि मैं कभी ब्रिज खेलने में बहुत रुचि लेता था। सिर्फ रुचि ही नहीं, एक तरह से कहा जाए तो मैं उसके लिए पागल रहता था। चूंकि मैंने काफ़ी टाइम से खेला नहीं था, इसलिए मेरी तड़प खत्म हो गई थी। मुझे आज भी लगता है कि अकेलेपन में उबाऊ पत्रिका पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है ब्रिज खेलना। मैंने तुरंत खेल के लिए हामी भर दी। मेरा उत्तर सुनकर भूपेश बाबू खुशी से उछल पड़े और बोले, तो फिर देरी किस बात की, चलिए मेरे साथ। मैंने अपने कमरे में सारा इंतजाम कर रखा है, बेकार में समय क्यों खराब करें। मैंने जवाब दिया, आप अभी जाइए, मैं पीछे पीछे एक कप चाय पी कर आता हूँ। अरे, उसकी क्या ज़रूरत है, चाहे तो आप मेरे कमरे में भी पी सकते हैं। आप अभी चलिए ना। उनकी उत्सुकता देखकर मैं मुस्कुरा दिया। व्योमकेश की पत्नी सत्यवती को सूचित करके मैं उनके साथ नीचे चला गया। सीढ़ियों से नीचे पहली मंजिल पर जाने पर पहला कमरा भूपेश बाबू का था। अपने दरवाजे के पास खड़े होकर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अरे जल्दी आओ राम बाबू, वनमाली बाबू, मैंने अजीत बाबू को पकड़ लिया है। गलियारे के बीचों बीच 3 नंबर के कमरे से 2 सिर बाहर निकले और उसके बाद ये कहते हुए अदृश्य हो गए कि अभी आता हूँ। भूपेश बाबू मुझे अपने कमरे में ले गए और बत्ती जला दी। कमरा काफ़ी बड़ा था। उसमें सरिये लगी हुई लकड़ी की 2 खिड़कियां थीं, जिनमें से सामने वाली सड़क साफ साफ दिखाई देती थी। कमरे में एक किनारे पर बेड पड़ा था जिस पर चादर बिछी थी। दूसरे किनारे पर एक अलमारी थी जिसके ऊपर एक चमचमाता हुआ स्टोव और चाय बनाने के लिए दूसरा ज़रूरी सामान रखा था। कमरे के बीचों बीच एक छोटी मेज़ पर 4 कुर्सियां लगाई गई थीं,
जो जाहिर है ताश खेलने के लिए ही थीं। इसके अलावा कमरे में एक तरफ छोटे मोटे फर्नीचर समेत एक ड्रेसिंग टेबल और दराजों वाली अलमारी थी। फर्नीचर के मामले में भूपेश बाबू की रुचि पश्चिमी देशों से मेल खाती थी। मुझे एक कुर्सी पर बैठाने के बाद उन्होंने कहा, अब मैं केतली चालू कर देता हूँ, कुछ मिनट में ही चाय तैयार हो जाएगी। उन्होंने स्टोव जलाकर केतली उस पर रख दी। इस बीच राम बाबू और वनमाली बाबू भी आ गए। हमारा पहले से परिचय होने के बावजूद भूपेश बाबू ने हमारा फिर से परिचय कराया। ये हैं रामचंद्र रॉय और ये वनमाली चंद्र हैं। दोनों एक ही कमरे में रहते हैं और एक ही बैंक में काम करते हैं। इससे पहले मुझे उन दोनों को एक साथ देखने का मौका कभी नहीं मिला था। दोनों की उम्र 45 और 50 के बीच थी। दोनों ही मोटे और थुलथुले और नाटे कद के थे। उनके चेहरों को देखकर ऐसा लगता था मानो दोनों जुड़वां भाई हों। ये समानता निश्चय ही जन्मजात थी। मैं उन्हें थोड़ा हैरान करना चाहता था, इसलिए मैंने कहा, क्या आप दोनों संबंधी हैं? दोनों ने चकित होकर मेरी तरफ देखा और राम बाबू ने थोड़ी बेरुखी से उत्तर दिया, जी नहीं, मैं वैद्य हूँ और वनमाली कायस्थ है। उनका उत्तर सुनकर मैं हैरान रह गया। अभी मैं कोई स्पष्टीकरण देने के बारे में सोच ही रहा था कि भूपेश बाबू मेरे बचाव के लिए नाश्ते की प्लेट लेकर आ गए। उसके बाद चाय आई। फुर्ती से चाय पीकर हम लोग ताश खेलने बैठ गए। उन दोनों के जुड़वां भाई होने के विषय को भुला दिया गया। खेल शुरू होने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं अभी ताश खेलने की कला को भूला नहीं था। मेरे खेलने और दांव लगाने का कौशल अभी भी पहले जैसा ही था। बाजियां बहुत छोटी छोटी थीं। खेल खत्म होने के बाद अधिकतम 4 आने की हार जीत होती थी, लेकिन बिना दांव लगाए ब्रिज खेलने में कोई मज़ा नहीं था। राम बाबू और मैं पहली बाजी या रबड़ में साथी थे। राम बाबू ने मोटी सी सिगार जलाई और मैंने और भूपेश बाबू ने अपनी अपनी सिगरेट जला ली। वनमाली बाबू अपनी लौंग और सुपारी से ही संतुष्ट थे। इसके बाद हमने खेलना शुरू किया। हर बाजी के बाद ताश फेंटी जाती और खिलाड़ियों का जोड़ा भी बदल जाता था। वे तीनों अच्छे खिलाड़ी थे। हम लोगों के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही थी क्योंकि सबका ध्यान सिर्फ खेल पर था। केवल सिगार और सिगरेट के सिरे ही हमारे हाथों में चमक रहे थे। भूपेश बाबू एक बार खिड़की खोलने के लिए उठे और फिर वापस आकर दोबारा खेल में व्यस्त हो गए। जब हमारा खेल खत्म हुआ तो 9 से भी ऊपर बज चुके थे। नौकर 2 बार पहले ही हमें खाने के लिए याद दिला चुका था। जब हमने हिसाब लगाया तो पता चला कि मैं 2 आने जीत चुका था। जीत का पैसा अपनी जेब में रखते हुए मैं खुश होकर खड़ा हो गया। भूपेश बाबू ने मुस्कुराते हुए पूछा, हम लोग कल भी खेलेंगे, ठीक है ना? जी हाँ, ज़रूर खेलेंगे, मैंने कहा। जब मैं ऊपर अपने कमरे में गया तो सत्यवती ने गुस्सा जताते हुए कहा कि सर्दी की रात में 9:15 बजे खाना खाने में बहुत देर हो जाती है। लेकिन ब्रिज के खेल में अपनी जीत से मैं काफ़ी खुश था, इसलिए मैंने उसकी धमकी को हंसी में उड़ा दिया। इसके बाद तो हम लोग करीब करीब रोज़ाना ही ताश खेलने लगे। शाम को लैंप जलते ही हमारा खेल शुरू हो जाता और रात 9 बजे तक चलता रहता। 5-6 दिनों में ही मैंने उनके ऊपर अपनी धाक जमा ली थी। भूपेश बाबू बड़े ही सुकुमार हृदय वाले, मीठा बोलने वाले और मिलनसार थे। ब्रिज के खेल में भारी रुचि रखते थे। राम बाबू एक गंभीर, चुप रहने वाले और दूसरों की गलती निकालने वाले आदमी थे। वनमाली बाबू राम बाबू की बहुत इज्जत करते थे और अपना महत्व जताने का असफल प्रयास करते रहते थे। दोनों ही अस्पष्ट पूर्वी बंगाली बोली में बात करते थे। हम लोग लगातार 6 दिनों तक खुशी खुशी ब्रिज खेलते रहे। लेकिन इसी बीच हमारी नीचे वाली मंजिल पर एक अप्रत्याशित घटना घट गई। इसके कारण हमारी इन बैठकों में बाधा पड़ गई। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले अकेले किराएदार नटवर नश्कर की अचानक हत्या हो गई थी। हम लोगों का उसके साथ कोई सीधा संबंध तो नहीं था, लेकिन फिर भी जब कोई नाव नदी में चलती है तो उसके किनारे उसकी लहरों से अछूते नहीं रह पाते हैं। उस दिन शाम को 6:30 बजे मैं शॉल ओढ़कर अपना खेल खेलने जा रहा था। मुझे थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए मैं फुर्ती से सीढ़ियाँ उतर रहा था। जैसे ही मैं आखिरी पायदान पर पहुंचा, एक तेज़ धमाका सुनकर मैं जहाँ का तहाँ रुक गया। धमाके वाली जगह का मैं अनुमान नहीं लगा सका। वो सड़क पर किसी कार की आवाज़ भी हो सकती थी, लेकिन धमाके की आवाज़ उससे ज़्यादा तेज़ थी। गली से कानों को बहरा कर देने वाली कोई आवाज़ आना संभव नहीं था। कुछ पल रुकने के बाद मैं भूपेश बाबू के कमरे की तरफ चल पड़ा। बत्तियां जल रही थीं। भूपेश बाबू खिड़की के सरिये पकड़कर बाहर की तरफ देख रहे थे, जबकि राम बाबू और वनमाली बाबू उनके पीछे खड़े होकर बाहर की तरफ झांक रहे थे। मेरे कमरे में दाखिल होते ही भूपेश बाबू ने उत्तेजित होकर कहा, उधर उधर, और 1 मिनट में गली में दौड़ गए। क्या तुमने उसे देखा? उसने भूरे रंग की शॉल ओढ़ी हुई थी। अरे आखिर हुआ क्या? मैंने पूछा। भूपेश बाबू ने सवाल किया, क्या तुमने धमाके की आवाज़ सुनी?
वो आवाज़ इसी खिड़की के नीचे गली से आई थी। मैंने अभी खिड़की खोली ही थी कि नीचे से तेज धमाके की आवाज़ सुनाई दी, और जब मैंने खिड़की खोलकर देखा तो एक आदमी मुझे गली में भागता हुआ नजर आया। हमारी ये इमारत मेन रोड पर थी। एक पतली सी गली उस सड़क से इमारत की बगल से हमारे पिछले दरवाजे तक जाती थी। घर में काम करने वाले नौकर आने जाने के लिए उसी गली का उपयोग करते थे। मुझे थोड़ी गड़बड़ महसूस हुई। मैंने पूछा, इस कमरे के नीचे वाले कमरे में कोई रहता था? वो आवाज़ उस कमरे से तो नहीं आई थी ना? मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। मेरे कमरे के नीचे वाले कमरे में कोई रहता ज़रूर है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं जानता, भूपेश बाबू ने बताया। राम बाबू और वनमाली बाबू ने आपस में नज़रें मिलाईं और फिर गला साफ करते हुए राम बाबू ने कहा, नीचे वाले कमरे में नटवर नश्कर रहता था। मैंने कहा, आइए चलकर देखते हैं, अगर वो अंदर होगा तो हमें बता देगा कि ये किस चीज़ की आवाज़ थी। उन तीनों में से कोई भी वहाँ जाने का इच्छुक नहीं था, लेकिन मैं व्योमकेश जैसे व्यक्ति का मित्र था। भला मैं ऐसी बात से कैसे चूक सकता था कि उस आवाज़ का पता लगाने नीचे ना जाऊं। अरे, खेल शुरू करने से पहले एक बार देख कर तो आते हैं। अगर वो रोज़मर्रा की कोई आवाज़ होती तो मैं उससे परेशान नहीं होता, लेकिन अगर किसी ने गली से आकर नटवर बाबू के कमरे में कोई पटाखा फेंका हो तो हमें उसका पता तो लगाना ही चाहिए, है कि नहीं? तीनों मजबूरी में मेरे साथ चल पड़े। मैनेजर शिवकाली बाबू के कमरे में ताला लगा हुआ था और स्टोर का दरवाज़ा भी बंद था। खाने वाला कमरा खुला हुआ था, क्योंकि उसमें कुछ छोटे स्टूलों के अलावा कुछ भी नहीं था। सिर्फ नटवर बाबू का कमरा अंदर से बिना ताला बंद किए खुला हुआ था। उसे देखकर ये अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि नटवर बाबू कमरे के अंदर ही थे। मैंने उन्हें आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद भी जब अंदर कोई हलचल नहीं सुनाई दी तो मैंने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और वो खुल गया। कमरे में अंधेरा था, कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन हल्की सी गंध वहाँ से आ रही थी। वो गंध बारूद की थी। हमने चकित होते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। भूपेश बाबू ने कहा, दरवाजे के पास ज़रूर कोई स्विच होगा, रुको मैं बत्ती जलाता हूँ। बत्ती जलते ही उसकी रोशनी में हमने सबसे पहले जो चीज़ देखी वो था नटवर बाबू का शव। एक सफ़ेद स्वेटर और धोती पहने वो कमरे के बीच में फर्श पर पीठ के बल पड़े हुए थे। उनका शरीर तिरछा हो गया था और छाती के पास से खून की मोटी धार निकलकर पूरे कमरे में फैल गई थी। उसे देखते ही राम बाबू अचानक जड़ हो गए और उनके गले से हिचकी जैसी आवाज़ निकली। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। वनमाली बाबू ने उनकी बाहों में अपने नाखून चुभाते हुए कहा, वो मर गया दादा, सचमुच मर गया। उसके इस वाक्य से मैं ये अनुमान नहीं लगा सका कि वो इस बात पर खुशी जाहिर कर रहा था या दुख या फिर आश्चर्य। भूपेश बाबू ने उड़े हुए रंगत के साथ कहा, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि वो मर चुका है और गोली लगने से ही मरा है। वहाँ खिड़की पर देखो, क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? बिना सरियों वाली खिड़की के पल्ले खुले हुए थे। उसकी देहली पर एक पिस्तौल पड़ी हुई थी। इसका मतलब था कि हत्यारे ने खिड़की के बाहर खड़े होकर नटवर पर गोली चलाई थी और उसके बाद वो पिस्तौल को खिड़की की देहली पर टिकाकर भाग गया। अपने पीछे आती कदमों की तेज़ आवाज़ सुनकर मैं पीछे मुड़ा। बिल्डिंग के मैनेजर शिवकाली चक्रवर्ती हमारे नज़दीक आ रहे थे। वो काफ़ी दुबले पतले आदमी थे और उनकी आंखें बिना वजह ही व्याकुल दिखाई दे रही थीं। वे जब तक कोई वाक्य 2 बार नहीं बोलते थे तब तक उन्हें संतोष नहीं होता था। हमारे पास आते हुए उन्होंने पूछा, आप सब लोग यहाँ हो? यहाँ हो? क्या मामला है? क्या मामला है? आप खुद ही देख लीजिए। उन्हें अच्छी तरह देखने देने के लिए हम लोग दरवाजे से एक तरफ हट गए। खून से सने शव को देखते ही उनकी रूह कांप उठी। हे भगवान, हे भगवान, नटवर नश्कर मर गया। खून, खून, कैसे मरा ये? कैसे मरा? आप वहां जाकर खुद ही क्यों नहीं देख लेते? मैंने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने खिड़की पर बंदूक देखी, हकलाते हुए वो बोले, पिस्तौल, पिस्तौल! नटवर बाबू की हत्या पिस्तौल से की गई थी। किसने मारा उसे? किसने? कब हुई हत्या? कब? मुझे कोई अंदाजा नहीं है शिवकाली बाबू कि उसे किसने मारा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि उसे मरे सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं। फिर मैंने उनको सारी बात संक्षेप में बताई। मैंने पहले इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अचानक मैंने महसूस किया कि शिवकाली बाबू भूरे रंग की शॉल ओढ़े हुए थे। बोलते बोलते अचानक मेरा कलेजा मुंह में आ गया। अपनी घबराहट पर काबू करने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, क्या आप अपने घर में नहीं थे? आप बाहर कहीं गए थे क्या? हाँ, मैं किसी काम से बाहर गया था, लेकिन अब क्या करें? अब क्या किया जाना चाहिए?
मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले पुलिस को सूचना देनी चाहिए, मैंने कहा। हाँ, सही है, लेकिन मेरे पास तो कोई फ़ोन भी नहीं है। आपके यहाँ तो फ़ोन है ना अजीत बाबू? अगर आप फ़ोन करें तो। जी हाँ, मैं तुरंत पुलिस को फ़ोन करता हूँ, लेकिन आप लोगों में से कोई भी कमरे में दाखिल नहीं होगा। पुलिस के आने तक सब लोग बाहर ही प्रतीक्षा कीजिए। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चला गया। कमरे में जाने से पहले मैंने शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा। मैंने भी भूरे रंग की शॉल ओढ़ी हुई थी। हम अपने इलाके के उस टाइम के पुलिस निरीक्षक प्रणव गुहा से परिचित थे। वो एक अधेड़ आयु के पुलिस अधिकारी थे, लेकिन वो व्योमकेश को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। उनके व्यवहार में मिलनसारिता का संकेत दिखाई नहीं देता था, लेकिन दूसरी तरफ अंत में ज़रूरत पड़ने पर वो व्योमकेश की चापलूसी भी करने लग जाते थे। सरकारी मामलों में गैर सरकारी तौर पर कड़ा रुख अपनाने से भी वो परहेज नहीं करते थे। फ़ोन पर मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने बड़े ही व्यंग्य भरे स्वर में कहा, अच्छा जी, एक जासूस के अड्डे पर हत्या। लेकिन जब वहाँ आपके व्योमकेश बाबू मौजूद हैं तो फिर आपको मेरी क्या ज़रूरत है? उन्हें खुद ही जांच करने दीजिए, मैंने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा। व्योमकेश कलकत्ता में नहीं है। अगर वो यहाँ होते तो निश्चय ही अब तक इस मामले को अपने हाथ में ले चुके होते। ओह, तब ठीक है, मैं अभी आता हूँ। फ़ोन बंद करके मैं फिर से नीचे चला गया। आधे घंटे बाद प्रणव बाबू अपने लाव लश्कर के साथ आए। मुझे देखकर वो धीरे से मुस्कुराए और फिर अंदर जाकर उन्होंने शव का परीक्षण किया। खिड़की की दहलीज से पिस्तौल को सावधानी से उठाया और अपने रुमाल में लपेटकर उसे जेब में रख लिया। सारी खाना पूरी करने के बाद शव को वहाँ से भेजकर वो कमरे में पड़ी इकलौती कुर्सी पर बैठ गए। फिर उन्होंने सभी लोगों और इमारत के बाकी निवासियों से पूछताछ शुरू कर दी। मेरे पास जितनी जानकारी थी वो मैंने उन्हें बता दी। अब यहाँ मैं अन्य लोगों के बयानों को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैनेजर शिवकाली बाबू अपने ब्रह्मचर्य की सौगंध से बंधे थे। दूसरे शब्दों में वो कुंवारे थे। इस बोर्डिंग हाउस को वो पिछले 25 सालों से चला रहे थे। ये घर ही उनकी पत्नी, बच्चे और परिवार था। नटवर नश्कर ने ग्राउंड फ्लोर का वो कमरा 3 साल पहले किराए पर लिया था और तभी से उस पर उसका कब्जा था। उसकी उम्र करीब 50 साल थी और वो लोगों से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं था। राम बाबू और वनमाली बाबू महीने में एक आध बार उससे मिलने उसके कमरे में जाते थे। शिवकाली बाबू को भी नटवर से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो समय से किराए का भुगतान कर देता था। शिवकाली बाबू जानते थे कि दोपहर के बाद आलू सस्ते मिलने लगते थे, इसलिए वो उस समय आलू खरीदने के लिए गोदाम गए थे। लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही सारे आलू बिक चुके थे, इसलिए वो खाली हाथ वापस लौट आए थे। भूपेश बाबू एक बीमा ऑफिस में काम करते थे। 1.5 साल पहले कलकत्ते में उनका तबादला हुआ था। उनकी उम्र करीब 45 साल थी। वो विधुर थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके पास कोई अपना घर नहीं था। काम के सिलसिले में वो पूरे देश में घूमते रहते थे। उन्होंने इस बात की सटीक जानकारी दी कि किस तरह उन्होंने ब्रिज खेलने के लिए अपना एक गुट बनाया था। उस शाम की घटना के बारे में बताते हुए उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने एक आदमी को भूरी शॉल ओढ़े हुए वहां से भागते देखा था, लेकिन वो उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाए थे। किसी भागते हुए आदमी का चेहरा कोई भी पीछे से नहीं देख सकता था, इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो आदमी उनके सामने भी लाया जाए तो वो उसे पहचान नहीं पाएंगे। रामचंद्र रॉय और वनमाली चंद्र के बयान एक जैसे ही थे। मैंने महसूस किया कि पूछताछ के दौरान रामचंद्र बाबू जहां पूरी तरह धीर गंभीर बने रहे, वहीं दूसरी तरफ वनमाली बाबू थोड़े बेचैन से दिखाई दिए थे। वो दोनों ही पहले ढाका में रहते थे और एक ही ब्रिटिश कंपनी में काम करते थे। उन दोनों की पत्नियां और बच्चे विभाजन के बाद हुए दंगों में मारे गए थे, लेकिन वे दोनों किसी तरह वहां से जिंदा बच निकलने में सफल हो गए थे। राम बाबू की आयु थी 48 साल और वनमाली बाबू की 45। कलकत्ता आने के बाद से वे इसी घर में रहते थे और एक बैंक में काम करते थे। इस तरह उन्हें वहां रहते हुए 3 साल बीत चुके थे। उनको ब्रिज खेलने का शौक था, किंतु कलकत्ता आने के बाद उनको खेलने का कोई मौका नहीं मिला था। कुछ दिनों पहले भूपेश बाबू ने अपने कमरे में ब्रिज खेलने का इंतजाम कर लिया था, जिसके बाद से उनकी शामें बड़े ही आनंद में कटने लगी थीं। भूपेश बाबू को अपने कमरे में प्रवेश करने के 5 मिनट के अंदर ही उन्हें गली में एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी थी। नटवर बाबू को वो ढाका से ही जानते थे, लेकिन उनकी कोई खास निकटता नहीं थी। नटवर बाबू ढाका में कई उद्यमों के लिए एजेंट का काम करते थे। एक ही मकान में रहने के कारण उन दोनों की आपस में कभी कभार मुलाकात होती रहती थी। राम बाबू और वनमाली बाबू कभी कभी उनसे बात करने के लिए उनके पास चले जाते थे।
उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि नटवर बाबू का कोई दूसरा दोस्त था या नहीं। उन्होंने भी 1 सेकंड के लिए किसी आदमी को भूरे रंग की शॉल ओढ़े और भागते हुए देखा था और अब वे उसे दोबारा नहीं पहचान सकते थे। बाकी बचे किराएदारों में कोई भी कुछ बताने में समर्थ नहीं था। पहली मंजिल के दूसरे कोने वाले कमरे में चौसर का खेल चल रहा था, जिसमें 4 लोग खिलाड़ी थे और 4 लोग बैठकर उनको खेलते हुए देख रहे थे। उन 8 लोगों का कहना था कि उन्होंने गोली चलने जैसा कुछ भी नहीं सुना था। किराए के मकान में रहने वाले दूसरे लोगों ने सिर्फ इतना बताया कि वो नटवर नश्कर को जानते थे, लेकिन इसके अलावा उनके पास दूसरी कोई जानकारी नहीं थी। केवल नौकर हरिपाद ने कुछ जरूर कहा, लेकिन या तो वो अप्रासंगिक था या फिर उसका कोई महत्व नहीं था। शाम को 6 बजे पहली मंजिल पर रहने वाले सुरेन बाबू ने हरिपाद को मेन रोड के एक रेस्टोरेंट से नाश्ता लाने के लिए भेजा था। पिछली गली से वापस आते हुए उसने नटवर बाबू के कमरे में किसी को बड़बड़ाते सुना था। क्योंकि दरवाज़ा बंद था, इसलिए वो ना तो किसी को देख पाया और ना ही साफ साफ कुछ सुन पाया। हरिपाद ने उस घटना पर विशेष रूप से इसलिए ध्यान दिया था क्योंकि नटवर बाबू के पास आमतौर पर कोई आता जाता नहीं था। समय के बारे में तो वो साफ साफ कुछ नहीं बता पाया, लेकिन सुरेन बाबू ने साफ साफ कहा कि उन्होंने हरिपाद को शाम को 6 बजे नाश्ता लेने के लिए भेजा था। दूसरे शब्दों में, नटवर बाबू की मौत से आधा घंटा पहले उनसे मिलने कोई उनके कमरे में गया था। इमारत में रहने वाला कोई भी किराएदार नहीं था, क्योंकि किसी ने भी उनसे मिलने की बात स्वीकार नहीं की। इसके आधार पर शायद नटवर से मिलने के लिए आने वाला व्यक्ति कहीं बाहर से आया था। शायद ये वही आदमी रहा होगा जिसने भूरी शॉल ओढ़ी थी। हरिपाद के बयान से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया। सारे लोगों के बयान दर्ज करने के बाद इंस्पेक्टर प्रणव ने कहा, अब आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि अब हमें कमरे की तलाशी लेनी है। और हाँ, अजीत बाबू और शिवकाली बाबू इस बात को ध्यान में रखें कि जब तक हत्या की ये गुत्थी सुलझ नहीं जाती, तब तक आप दोनों लोग कलकत्ता से बाहर जाने की कोशिश ना करें। मैंने हैरानी से सवाल किया, आपके कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने और शिवकाली बाबू दोनों ने भूरे रंग की शॉल ओढ़ी हुई है। समझे? अब आप जा सकते हैं। इतना कहकर वो हंसा और उसने हमारे सामने ही दरवाज़ा बंद कर दिया। हम लोग अपने अपने कमरों में लौट आए। ताश के खेल को पूरी तरह से भुलाया जा चुका था। अगला पूरा दिन निष्क्रियता में अलसाते हुए बीता। पुलिस की तरफ से भी कोई हलचल नहीं हुई। इंस्पेक्टर प्रणव पिछले दिन नटवर के कमरे की तलाशी लेने के बाद वहां से कुछ दस्तावेज लेकर दरवाजे में ताला लगा गया था। वो आदमी हमारे खिलाफ था, लेकिन उसने अपना विरोध इतनी कोमलता से दिखाया था कि आप उसे कुछ नहीं कह सकते थे। वो जानता था कि मेरे पास एक मजबूत तर्क था, फिर भी उसने मुझे कलकत्ता से बाहर ना जाने का तुच्छ सा बहाना बनाया। क्योंकि मैं व्योमकेश का मित्र था, इसलिए मुझे परेशान करना ही उसका एकमात्र उद्देश्य था। सुबह वहां रहने वाले सभी लोग अपने अपने काम पर चले गए। कोई भी जरा भी परेशान नजर नहीं आ रहा था। इसके बावजूद कि वो उन्हीं लोगों के साथ किराए के मकान में रहता था, नटवर नश्कर नाम के आदमी की गोली मारकर हत्या किए जाने का किसी को कोई गम नहीं था। शाम को मैं भूपेश बाबू के कमरे पर गया। राम बाबू और वनमाली बाबू भी वहां आए हुए थे। चाय पीते हुए हमने इस मौत के बारे में कुछ चर्चा की और फिर पुलिस के निठल्लेपन पर चर्चा के साथ हमारी ये मुलाकात समाप्त हो गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरे मन में एक विचार आया। मेरा शाम का समय अब पूरी तरह से खाली हो चुका था, क्योंकि ताश खेलने का किसी को भी होश नहीं था। तो मैंने सोचा कि खाली बैठने की बजाय क्यों ना मैं इस पूरी घटना के विवरण को लिख डालूं। मेरे पास फिलहाल कुछ करने के लिए ये काम तो है ही। हो सकता है कि जब व्योमकेश वापस लौटें तो मेरे लिखे ब्यौरों को पढ़ने के बाद उनको मामले की तह तक जाने में सुविधा हो जाए। ये सोचकर मैंने उसी रात अपना लेखन शुरू कर दिया। अगले दिन दोपहर बाद तक ये काम पूरा हो चुका था, लेकिन कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई थी। कौन जानता था कि नटवर बाबू की मौत की कहानी कहाँ और कब खत्म होगी। ये भी संभव था कि हत्यारे की पहचान के बारे में कभी पता ही ना चले। मैं अपने मन में थोड़ा असंतुष्ट सा महसूस कर रहा था। तभी मैंने देखा कि अपना सूटकेस उठाए हुए व्योमकेश अंदर आ रहे थे। मैं उनको देखते ही उछल पड़ा। व्योमकेश, तुम वापस आ गए। कटक का काम पूरा हो गया? अरे कहाँ, काम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। 2 सरकारी विभाग आपस में भिड़े हुए हैं। इस काम में सबसे पहले अपना जीवन बलिदान करने के इच्छुक दोनों विभाग हैं। जब मैंने ये सब देखा तो मैंने वहां से चले आने का फैसला कर लिया। जब दोनों एक दूसरे से लड़ना बंद कर देंगे तब वापस जाऊंगा।
व्योमकेश की आवाज़ सुनकर सत्यवती अपनी साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछती हुई भागकर बाहर आई। व्योम को देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। थोड़ी देर बाद मैंने व्योमकेश को नटवर की हत्या के बारे में सब कुछ बताया और मैंने जो कुछ लिखा था वो भी उसे पढ़ने के लिए थमा दिया। व्योमकेश ने चाय पीते हुए मेरा लिखा विवरण पढ़ना शुरू कर दिया। शाम को 6 बजे उसने उसे मुझे वापस लौटाया और कहा, तो इंस्पेक्टर प्रणव ने तुम्हें शहर में कैद कर दिया है। ये आदमी आखिर हमारे बारे में सोचता क्या है? कल हम उससे मिलने जाएंगे। चलो अभी तो चलकर भूपेश बाबू से मिलते हैं। जब हम उनके कमरे में पहुंचे तो राम बाबू और वनमाली बाबू भी वहीं मौजूद थे। व्योमकेश का किसी से परिचय कराने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सब लोग उसको जानते थे। भूपेश बाबू ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और केतली चालू करके चाय बनाने के लिए रख दी। राम बाबू पहले की तरह ही गंभीर थे, लेकिन वनमाली की आंखों में रह रहकर घबराहट और चिंता दिखाई देने लगती थी। व्योमकेश ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, कभी मैं भी ब्रिज खेलने का आदी था, लेकिन उसके बाद अजीत ने मुझे शतरंज खेलना सिखा दिया। लेकिन अब मुझे किसी भी खेल में मज़ा नहीं आता। केतली में उबलते पानी में चाय की पत्ती डालते हुए भूपेश बाबू ने कहा, अब मेरे जीवन में तो खेल के सिवाय कुछ नहीं बचा है। भूपेश बाबू के मुंह से रविंद्रनाथ टैगोर का ये वाक्य सुनकर मैं चौंक पड़ा। वो न केवल बीमा ऑफिस में काम करते थे, बल्कि उनको कविताएं पढ़ने का भी शौक था। व्योमकेश ने शांत स्वर में कहा, आप ठीक कह रहे हैं। मौत के खिलाफ खेलते हुए मेरे सारे जीवन ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि अब कोई हल्का खेल खेलने में मेरा मन नहीं लगेगा। भूपेश बाबू ने कहा, आपका मामला अलग है। मैं भी मौत के मामलों से निपटता हूँ। बीमा के कारोबार का संबंध मौत के अलावा और किस चीज़ से हो सकता है? लेकिन फिर भी मैं ब्रिज का आनंद तो अभी भी लेता हूँ। व्योमकेश जाहिराना तौर पर तो भूपेश बाबू से बात कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें लगातार राम बाबू और वनमाली बाबू की तरफ नाच रही थीं। भूपेश बाबू चाय के कप और कुछ क्रीम वाले बिस्किट लेकर आए। व्योमकेश ने कहा, आपका व्यक्तित्व हमसे बिल्कुल अलग है। ब्रिज अक्लमंद लोगों का खेल है। जो लोग अक्लमंद होते हैं वो स्वाभाविक तौर से इस खेल के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। कुछ लोग अपने जीवन के कष्टों से राहत पाने के लिए ब्रिज को समय बिताने के एक उपाय के रूप में खेलते हैं। कई सालों पहले मैं एक ऐसे आदमी को जानता था जो अपने पुत्र की मौत की पीड़ा को भुलाने के लिए ब्रिज खेलता था। 3 जोड़ी आंखें अचानक व्योमकेश की तरफ मुड़ गईं। कोई बोला कुछ नहीं, लेकिन वो तीनों आश्चर्य से उसे घूरते रहे। कमरे में एक खामोशी सी फैल गई। बिना कुछ भी बोले हमने अपनी चाय समाप्त की। उसके बाद व्योमकेश ने ही कहा, मैं अभी तक कटक में था। मुझे वहाँ फिर से वापस जाना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ आया, अजीत ने मुझे नटवर की मौत के बारे में बताया। उनके साथ मेरी कोई घनिष्ठता तो नहीं थी, लेकिन उनकी मौत ने मुझे थोड़ा उत्साहित ज़रूर कर दिया है। अक्सर आप अपने दरवाजे पर किसी हत्या की उम्मीद नहीं रखते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा मेलजोल बढ़ाऊं। भूपेश बाबू ने कहा, अजी हमारे लिए तो वो हत्या सौभाग्यशाली सिद्ध हुई। अगर वो हत्या नहीं होती तो आपके मेरे कमरे में आने का सौभाग्य मुझे कभी नहीं मिलता। लेकिन मैं नटवर नश्कर को जानता नहीं था। जब वो जिंदा था तब भी मेरी उसके साथ कभी मुलाकात नहीं हुई थी। हाँ, राम बाबू और वनमाली बाबू का उसके साथ थोड़ा परिचय था। व्योमकेश ने राम बाबू की तरफ देखा। उनकी सारी गंभीरता एक पल में ही डर की छाया में बदल गई। उन्होंने पहलू बदला और अपना गला साफ किया, और एक बार के लिए ऐसा लगा कि वो कुछ कहने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने मुंह बंद कर लिया। व्योमकेश ने वनमाली बाबू पर नज़र डालते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है कि आप ज़रूर जानते हैं कि नटवर नश्कर कैसा आदमी था। हैरान परेशान वनमाली बाबू बड़बड़ाए, वो कोई बुरा आदमी नहीं था, बहुत अच्छा आदमी था दरअसल। लेकिन राम बाबू ने वनमाली बाबू की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, देखिए, हम लोग किसी भी तरह से नटवर के दोस्त नहीं थे, लेकिन जब हम ढाका में रहते थे तो उसका घर मेरे घर के ठीक बगल में था, इसलिए हम एक दूसरे को जानते थे। उसके चरित्र के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। आप लोग कितना समय पहले ढाका में रहते थे? व्योमकेश ने पूछा। जी, करीब 5-6 साल पहले। उसके बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो दंगे शुरू हो गए और हम पश्चिम बंगाल आ गए। आप भी ढाका में उसी कंपनी में काम करते थे? व्योमकेश ने वनमाली बाबू से पूछा। जी हाँ, करता था। आपने ज़रूर गॉडफ्रे ब्राउन का नाम सुना होगा। वो ब्रिटेन की एक बड़ी कंपनी थी। मैं वहीं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, राम बाबू अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उन्होंने वनमाली बाबू को कहा, अरे तुम भूल गए
कि हमें 7 बजे नारायण बाबू से मिलना था। अब हम इजाज़त चाहते हैं व्योमकेश बाबू। इतना कहकर राम बाबू फौरन कमरे से बाहर निकल गए और उनके पीछे पीछे वनमाली भी चला गया। भूपेश बाबू मुस्कुराते हुए बोले, आपका प्रश्न तो काफ़ी आसान था व्योमकेश बाबू, लेकिन राम बाबू का व्यवहार थोड़ा अनुचित था। व्योमकेश ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं भूपेश बाबू? जी नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। असल में दंगों के दौरान मैं भी ढाका में ही था, लेकिन उस समय मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता था। सच कहूँ तो इनके अतीत के बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। दंगों के दौरान आप भी ढाका में ही थे? जी हाँ, दंगों से 1 साल पहले मेरा वहाँ तबादला हुआ था। बंटवारे के बाद मैं वापस आ गया। कुछ देर तक वहाँ खामोशी रही। उसके बाद भूपेश बाबू ने सवाल किया, व्योमकेश बाबू, आपने अभी मुझे जो कहानी सुनाई कि एक ब्रिज खिलाड़ी अपने पुत्र की मौत की पीड़ा को भुलाने के लिए ब्रिज खेलने का आदी हो गया था, क्या वो कहानी वाकई सच्ची है? जी हाँ, वो एक सच्ची ही कहानी है, लेकिन ये बहुत पुरानी घटना है। उस समय मैं कॉलेज में था। आप क्यों पूछ रहे हैं? भूपेश बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसकी बजाय उन्होंने खड़े होकर अपनी दराज से एक फ़ोटो निकाली और व्योमकेश के हाथ में थमा दी। वो किसी 9-10 साल के बच्चे की फ़ोटो थी। ये मेरा बेटा है। आपका बेटा? जी हाँ, उसकी मौत हो चुकी है। जिस दिन ढाका में दंगे शुरू हुए थे, वो स्कूल गया हुआ था और उसके बाद वो कभी नहीं लौटा। और आपकी पत्नी? उसकी भी मौत हो चुकी है। उसका दिल बहुत कमज़ोर था। वो अपने बेटे की मौत को सहन नहीं कर पाई, लेकिन मैं अभागा रह गया। मेरी ना तो मौत हुई और ना ही मैं उनको भुलाने में सफल हो पाया। इस बात को 5-6 साल हो चुके हैं। अब तक मुझे भूल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं भुला पाता। काम पर जाता हूँ, ताश खेलता हूँ, हंसी मजाक करता हूँ, लेकिन उसे नहीं भुला पाता। क्या दुखद स्मृतियों को भुलाने की कोई दवा है व्योमकेश बाबू? व्योमकेश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, इसकी एकमात्र दवा अनंतता है। अगले दिन सुबह चाय पीते हुए व्योमकेश ने कहा, चलो जरा स्वामी प्रणवानंद से मिलते हैं। पिछली रात भूपेश बाबू की दर्द भरी कथा सुनने के बाद मैं पहले से ही परेशान था। इंस्पेक्टर प्रणव का सामना करने के विचार से मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया। क्या महाराज प्रणवानंद जी से मिलना जरूरी है व्योम? मैंने पूछा। अगर तुम पुलिस के संदेह से मुक्त नहीं होना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, मत मिलो। अच्छा ठीक है, चलते हैं। सीढ़ियों से नीचे जाते हुए सुबह 9:30 बजे हमने भूपेश बाबू के कमरे में ताला लगा देखा। शायद वो अपने ऑफिस गए थे। राम बाबू और वनमाली बाबू खूब सज धज कर अपने कमरे से बाहर निकले, लेकिन हमें देखते ही वापस लौट गए। व्योमकेश ये देखकर मुस्कुरा दिया। शिवकाली बाबू ग्राउंड फ्लोर पर अपने ऑफिस में हिसाब किताब करने में बिजी थे। व्योम को देखकर वो दौड़कर दरवाजे पर आए और बोले, अरे व्योमकेश बाबू, आप कटक से कब वापस आए? आपने नटवर के बारे में कुछ सुना? और अब देखिए, पुलिस ने मुझे भी इस मामले में घसीट लिया है। सिर्फ आपको ही नहीं, अजीत को भी घसीटा है। व्योमकेश ने कहा, हाँ सचमुच सचमुच। भूरी शॉल, बताइए कैसी पहेली है ये? कैसी पहेली है? अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। जी मैं पूरी कोशिश करूँगा। अचानक सड़क पर रुकते हुए व्योमकेश ने कहा, आओ अजीत, एक नज़र गली पर भी डाल लेते हैं। ये गली हमारे घर के बगल से होकर गुजरती थी। इसी गली से वो भूरी शॉल वाला आदमी नटवर बाबू को गोली मारने के बाद भागा था। गली इतनी तंग थी कि 2 आदमी एक साथ उसमें नहीं चल सकते थे। हम गली में दाखिल हो गए। व्योमकेश अपनी आंखें गली की सतह पर टिकाए आगे आगे चल रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन हत्या के 3 दिन बाद किसी सुराग की उम्मीद करना मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। नटवर बाबू के कमरे की खिड़की बंद थी। उसके सामने रुककर व्योमकेश ने अपनी जासूसी आंखें खिड़की के नीचे गली की सतह पर टिका दीं। जमीन से खिड़की की ऊंचाई 4 फुट थी। यदि खिड़की खुली हो तो वहां से गोली चलाना आसान था। ये दाग कैसा है? व्योमकेश की उंगली की दिशा में देखने पर मैंने पाया कि गली के फर्श पर एक धुंधला सा सफ़ेद निशान था। जमीन पर सितारे के आकार वाला 3 इंच का निशान बना हुआ था। गली की समय समय पर सफाई की जाती थी, लेकिन उसके बावजूद वो दाग पूरी तरह से मिटा नहीं था। देखने में वो 2 या 3 दिन पुराना दिखाई दे रहा था। व्योमकेश ने कसरत करने की मुद्रा में अपने दोनों हाथ पटरी पर टिकाकर अपनी नाक उस दाग के ऊपर टिका दी। अरे ये क्या कर रहे हो?
मैंने चकित होकर पूछा। उस दाग को सूंघ रहा था। सूंघ रहे थे? किस चीज की गंध थी उसमें? अगर जानना चाहते हो तो तुम भी सूंघ सकते हो। जी नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, मैंने कहा। तो चलो फिर थाने चलते हैं। गली से निकलकर हम थाने की तरफ चल पड़े। इंस्पेक्टर प्रणव थाने में बादशाह की तरह बैठे हुए थे। वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। उसके अंदर एकमात्र कमी ये थी कि उसका कद सिर्फ 5 फुट 3 इंच था। व्योमकेश को देखकर झूठी विनम्रता दिखाते हुए उसने कहा, ओहो व्योमकेश बाबू, सुबह सुबह आपको अपने थाने में देखकर मेरे तो भाग्य ही खुल गए हैं। क्या आपको मुझसे कोई काम था? जी हाँ, मुझे आपसे काम था। पहला काम तो ये है कि मैं अपने साथ अजीत को थाने में इसलिए लेकर आया हूँ कि वो कहीं भागा नहीं है। अब आप पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं कि अब वो मेरी निगरानी में है और मेरी नाक के नीचे से भागकर वो कहीं छिप नहीं सकता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं नहीं जानता, जब कमिश्नर को ये पता चलेगा कि आपने अजीत को कहीं बाहर जाने से रोक दिया है तो वो आपके साथ क्या करेंगे। क्या आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं कि आपको ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? आप इस तरह से किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो सब तो खैर मैं बाद में देखूंगा। मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या आप अभी तक नटवर की हत्या के मामले में कोई जानकारी इकट्ठी कर पाए हैं? प्रणव बाबू ने एक बार सोचा कि वो इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा कठोरता से दें, लेकिन ये महसूस करते हुए कि व्योमकेश को ज्यादा नाराज करना ठीक नहीं होगा, उन्होंने शांति से ही जवाब दिया, क्या आपको कलकत्ता की जनसंख्या के बारे में जानकारी है व्योमकेश बाबू? यहाँ लाखों लोग रहते हैं। इस लाखों लोगों की भीड़ में से किसी एक भूरी शॉल वाले आदमी को पकड़ पाना क्या इतना आसान काम है? क्या आप ये काम कर सकते हैं? जी हाँ, अगर मेरे पास पूरी जानकारी हो तो मैं ये काम बिल्कुल कर सकता हूँ। देखिए, वैसे तो किसी बाहरी आदमी के साथ जानकारी शेयर करना हमारे नियमों के खिलाफ है, लेकिन फिर भी जितनी जानकारी मेरे पास है वो मैं आपको दे देता हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी, दीजिए। क्या नटवर के परिवार का कुछ पता चला है? जी नहीं व्योमकेश बाबू, हमने अखबारों में विज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आया। पोस्टमार्टम से क्या पता चला? गोली पसलियों को तोड़कर दिल में घुसी थी। गोली का पिस्तौल से मिलान किया गया था। वो उसी पिस्तौल की थी जो खिड़की पर मिली थी। और कोई बात? मरने वाला पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन उसकी आंखों में मोतिया उतर रहा था। पिस्तौल का मालिक कौन है? वो अमेरिकी सेना की पिस्तौल है और काले बाजार में उपलब्ध है। उसके मालिक का पता लगाने का कोई जरिया नहीं है। जब आपने कमरे की तलाशी ली तो वहाँ क्या कोई महत्वपूर्ण चीज़ मिली? जी, उस कमरे से जो भी सामान हमें मिला था वो सारा वहाँ मेज़ पर रखा है। एक डायरी, करीब 5 रुपये नगद, बैंक की एक पासबुक और कोर्ट के फैसले की एक ट्रू कॉपी। आप चाहें तो उन चीज़ों को देख सकते हैं। व्योमकेश उठकर उस मेज़ के पास चला गया। मैं अपनी कुर्सी पर ही बैठा रहा। कुछ देर बाद सारे सामान की जांच करके वो वापस लौट आया। तब तक इंस्पेक्टर प्रणव के अंदर का शैतान दोबारा से जाग चुका था। व्योमकेश को घूरते हुए उसने कहा, आपने भी ठीक वही देखा जो मैंने देखा था? तो क्या आपको उसमें अपराधी का नाम और पता मिल गया? जी हाँ, मिल गया। क्या सचमुच? इतनी जल्दी? तब तो सचमुच आप बहुत ही बुद्धिमान हैं। तो फिर जल्दी से मुझे अपराधी का नाम बता दीजिए ताकि मैं उसे गिरफ्तार कर सकूं। अपराधी का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा प्रणव बाबू, वो मेरी निजी खोज है। आपको आपका काम करने के लिए तनख्वाह मिलती है, इसलिए उसका पता आपको खुद ही लगाना होगा। लेकिन मैं आपकी थोड़ी मदद जरूर कर सकता हूँ। इमारत की बगल वाली गली को खोजिए। क्या अपराधी वहां अपने पैरों के निशान छोड़ गया है? जी नहीं, उसने उससे भी जरूरी सुराग वहां छोड़ा है। और हाँ, एक बात और, मैं कुछ दिनों में अजीत को अपने साथ कटक लेकर जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो रोक कर दिखा देना। चलो अजीत। थाने से निकलने के बाद मैंने उत्तेजित स्वर में पूछा, क्या तुमने वाकई अपराधी को पहचान लिया है? अरे, मैंने तो उसे थाने आने से पहले ही पहचान लिया था, लेकिन ये जो इंस्पेक्टर है ये बहुत ही निकम्मा आदमी है। उसके भेजे में भूसा भरा हुआ है। वो नटवर की हत्या के रहस्य तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। अच्छा खैर, उसे तो छोड़ो। ये बताओ, नटवर की हत्या किसने की? क्या वो कोई ऐसा आदमी है जिसे हम जानते हैं? वो मैं तुमको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि नटवर नश्कर एक पेशेवर ब्लैकमेलर था। अब अच्छा होगा कि तुम घर चले जाओ। मैं शहर जा रहा हूँ। गॉडफ्रे ब्राउन का कलकत्ता में भी एक बड़ा ऑफिस है।
हो सकता है मुझे वहाँ से कोई जानकारी मिल जाए। वापस आने में मुझे थोड़ी देर हो सकती है। मैं अकेला घर वापस आ गया। व्योमकेश करीब 1:30 आया। आते ही उसने कहा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। राम बाबू, वनमाली बाबू और भूपेश बाबू को चाय के लिए आमंत्रित करना होगा। आज शाम को हम यहाँ इसी कमरे में इकट्ठे होंगे। हाँ ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है व्योमकेश? तुम गॉडफ्रे ब्राउन के ऑफिस में किस लिए गए थे? व्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, थाने में नटवर के सामान में कोर्ट का एक फैसला भी था। जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे पता चला कि गॉडफ्रे ब्राउन के ढाका वाले ऑफिस में रास विहारी विश्वास और वन विहारी विश्वास नाम के 2 भाई कैशियर और वाइस कैशियर थे। वो दोनों 7 साल पहले पैसे की हेराफेरी के मामले में पकड़े गए थे। उनको अदालत ले जाया गया। वन विहारी को 2 साल कैद की सजा हुई थी और रास विहारी को 3 साल की। नटवर को उस फैसले का पता चल गया था। उसके बाद उसकी डायरी से मुझे पता चला कि उसे रास विहारी और वन विहारी विश्वास से हर महीने 80 रुपये मिलते थे। पैसे की उस हेराफेरी की पुष्टि करने के लिए ही मैं गॉडफ्रे ब्राउन के ऑफिस में गया था। वो बात सच्ची थी। उसके बाद मेरा ये शक पक्का हो गया कि नटवर उन दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन ये रास विहारी और वन विहारी कौन थे? तुम उन दोनों को कहाँ खोजोगे? वो दोनों ज्यादा दूर नहीं हैं अजीत। तुम्हें बस कमरा नंबर 3 तक की दूरी तय करनी होगी। क्या? राम बाबू और वनमाली बाबू? जी हाँ, वही दोनों। वो ना सिर्फ आपस में रिश्तेदार हैं, बल्कि दोनों सगे भाई भी हैं। इस कहावत का सम्मान करते हुए तुम उनको चोर चोर मौसेरे भाई भी कह सकते हो। उनकी खाल चोरों से भी मोटी है। अरे लेकिन वो दोनों नटवर की हत्या नहीं कर सकते थे। जिस समय नटवर मारा गया वो दोनों तो... अरे धीरज रखो अजीत, सारी कहानी चाय पीते हुए सुन लेना। अभी फिलहाल जो कहता हूँ वो करो। मेहमानों के स्वागत के लिए कई किस्म के नाश्ते मारवाड़ी स्टोर से खरीद लिए गए थे और चाय घर पर बना ली गई थी। सबसे पहले आए भूपेश बाबू। उन्होंने धोती कुर्ता पहन रखा था और कंधे पर दोहरी तह वाली स्लेटी शॉल रखी हुई थी। उनके चेहरे पर मोहक मुस्कान थी। क्या आपने ब्रिज खेलने का भी इंतजाम किया है? उन्होंने पूछा। व्योमकेश ने जवाब दिया, अगर सब लोग खेलने की इच्छा रखते होंगे तो हम उसका इंतजाम भी कर लेंगे। राम बाबू और वनमाली बाबू थोड़ी देरी से आए। उन्होंने अपने कोट के बटन गले तक बंद किए हुए थे। उनकी आंखें एकदम सतर्क सी थीं। चाय और नाश्ता करते हुए व्योमकेश ने उनके साथ थोड़ा हंसी मजाक भी किया। ऐसा करने से वे लोग थोड़े सहज हो गए थे। करीब 20 मिनट बाद चाय और नाश्ता समाप्त हो चुका था। राम बाबू ने सिगार जला ली। भूपेश बाबू को सिगरेट की पेशकश करने के बाद व्योमकेश ने डिब्बा वनमाली बाबू की तरफ बढ़ाया। फिर उसने बड़े ही सहज स्वर में कहा, एक सिगरेट आप भी लीजिए वन विहारी बाबू। जी नहीं, मैं धूम्रपान नहीं करता। और कहते कहते उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। अरे मेरा नाम? अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है। मैं जानता हूं कि आप दोनों सगे भाई हैं और आपके असली नाम रास विहारी और वन विहारी विश्वास हैं। नटवर नश्कर आप दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था और आप दोनों हर महीने उसे 80 रुपये दे रहे थे। रास विहारी और वन विहारी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। दोनों पत्थर की तरह जड़ बैठे रह गए। व्योमकेश ने अपनी सिगरेट से धुएं का छल्ला बनाते हुए कहा, नटवर नश्कर एक शैतान आदमी था। जब वो ढाका में था तो अपनी वेशभूषा के आधार पर एक एजेंट जैसा दिखाई देता था, लेकिन असल में वो एक पक्का ब्लैकमेलर था और मौका मिलने पर लोगों से पैसे ऐंठता था। जब आप दोनों जेल गए तो उसने कोर्ट से उस फैसले की एक कॉपी हासिल कर ली थी। उसकी योजना थी कि आप दोनों के जेल से रिहा होने और दोबारा नौकरी मिलने तक वो इंतज़ार करेगा और फिर उसके बाद आपका खून चूसना शुरू करेगा। लेकिन उसी दौरान देश का विभाजन हो गया। नटवर ढाका में ज़्यादा देर तक अपना काम नहीं कर सका। वहाँ से बचकर वो कलकत्ता आ गया। यहाँ वो ज़्यादा लोगों को नहीं जानता था। उसके कानूनी अथवा गैर कानूनी काम को दोबारा से शुरू करने का उसके पास कोई अवसर नहीं था, क्योंकि यहाँ उसके पास ब्लैकमेल करने लायक कोई मुर्गा नहीं था। जो भी थोड़ा बहुत पैसा वो अपने साथ लाया था उससे उसने इस मकान में एक कमरा किराए पर ले लिया। यहाँ पहुँचने के बाद एक दिन अचानक उसकी नज़र आप दोनों पर पड़ी और उसने आपको पहचान लिया। पूछताछ करने पर उसे पता चला कि आप दोनों यहाँ गलत पहचान के आधार पर बैंक में नौकरी कर रहे हैं। बस फिर क्या था, उसे कमाई का एक जरिया मिल गया। लगता है ईश्वर ने आप दोनों को पार्सल बनाकर उसके पास भेज दिया था। नटवर ने आपको धमकी दी और आप दोनों ने विवश होकर उसे हर महीने पैसा देना शुरू कर दिया।
आप लोग उसे कोई बड़ी रकम नहीं, सिर्फ 80 रुपये देते थे, लेकिन नटवर जैसे आदमी के लिए वो रकम भी कुछ बुरी नहीं थी। कम से कम उससे उसके मकान का किराया और खाने का खर्चा तो चल ही जाता था। इस तरह उसका काम चलता रहा। आप दोनों को चैन नहीं था, ना ही आप दोनों नटवर के चंगुल से बच सकते थे। आपकी एकमात्र उम्मीद थी कि उसकी मौत हो जाए तो आपको उससे छुटकारा मिल सकता था। इतना कहकर व्योमकेश चुप हो गया। वन विहारी अचानक फट पड़ा। मैं आपसे याचना करता हूँ व्योमकेश बाबू, हमने नटवर नश्कर को मारा नहीं है। जिस समय उसकी हत्या हुई उस समय हम दोनों तो भूपेश बाबू के कमरे में थे। व्योमकेश ने लापरवाही से कहा, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि नटवर को किसने मारा। ये देखना पुलिस का काम है। लेकिन आप दोनों एक बैंक में काम करते हैं। अगर वहाँ हिसाब किताब में कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो मुझे विवश होकर आप दोनों की असलियत उनको बतानी पड़ेगी। बैंक के खातों में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हम अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। ठीक है, तो फिर अजीत और मैं इस मामले में खामोश बने रहेंगे। आपका क्या विचार है भूपेश बाबू? भूपेश बाबू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। जी, मैं भी खामोश रहूंगा। मेरे होठों से भी एक भी शब्द बाहर नहीं आएगा। इसके बाद थोड़ी देर कमरे में खामोशी छाई रही। उसके बाद राम बाबू ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हम आपकी उदारता को कभी भी भूलेंगे नहीं। क्या अब हम जा सकते हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जी हाँ, आप जा सकते हैं। व्योमकेश ने उनको दरवाजे तक विदा किया और उसके बाद दरवाज़ा बंद करके वापस अंदर आ गया। भूपेश बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता नहीं था कि नटवर और राम बाबू और वनमाली बाबू के बीच कोई इस तरह का संबंध था। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। लेकिन आपने तो सारा मामला सुलझा दिया। जी नहीं, सारा नहीं, उसमें से थोड़ा सा। व्योमकेश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुमने नटवर की मौत का एक ब्यौरा लिखा था अजीत। जब मैंने उसे पढ़ा तो मेरे मन में एक संदेह पैदा हुआ। पिस्तौल चलने की आवाज़ कभी इतनी ऊंची नहीं होती। वो किसी बंदूक या कोई बम फटने की आवाज़ थी। लेकिन नटवर की मौत पिस्तौल की गोली से हुई थी। तुमने राम बाबू और वनमाली बाबू की छवि में समानता पर ध्यान दिया होगा। जब मैंने उन दोनों से बात की तो मुझे लगा कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि वो दोनों अक्सर नटवर के कमरे में जाते रहते थे, इसलिए उनके बारे में मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हुई। लेकिन जिस समय बंदूक चलने की आवाज़ सुनाई दी, वो दोनों पहली मंजिल पर भूपेश बाबू के कमरे में थे। भूपेश बाबू के कमरे का वातावरण शांत और सामान्य था। वो अपने निजी कमरे में थे। शाम को 6:25 पर वो दोनों ब्रिज खेलने वहां आए, लेकिन अजीत के आने तक खेल शुरू नहीं हो सकता था। 2 मिनट बाद सीढ़ियों पर अजीत की चप्पलों की आवाज़ सुनाई पड़ी। भूपेश बाबू उठे और खिड़की खोलकर गली में देखने लगे। तभी वहां एक धमाका हुआ। रास विहारी और वन विहारी खिड़की तक गए। भूपेश बाबू ने उनको संबोधित करते हुए पूछा, वहाँ वहाँ, वो अभी इसी मिनट गली में भागा था। क्या तुमने उसे देखा? उसने एक भूरे रंग की शॉल। मुख्य सड़क पर कई लोग आ जा रहे थे। रास विहारी और वन विहारी ने समझा कि उन्हीं लोगों में से कोई गली की तरफ भागा था। उनके मन में जरा सा भी संदेह नहीं हुआ कि भूपेश बाबू ठीक कह रहे थे। अगर आप चाहें तो ऐसी गलतियों के लिए किसी को भी राजी कर लेना संभव होता है। बाद में नटवर की खिड़की की दहलीज पर पिस्तौल पाई गई। अब ये प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि हत्यारा अपने पीछे पिस्तौल क्यों छोड़ गया। ये बात बड़ी ही बेतुकी सी थी। मुझे शक हुआ कि इस मामूली सी दिखाई देने वाली घटना के पीछे कोई गंभीर धोखा किया गया था। नौकर हरिपाद ने शाम को 6 बजे नटवर के कमरे में किसी की आवाज़ सुनी थी। अगर उसी आदमी ने हत्या की हो तो? इसलिए उसने अपने लिए कोई बहाना बनाने की नीयत से संभावित समय को पीछे कर दिया था। मौत के समय में 15 मिनट का मामूली अंतर पोस्टमार्टम द्वारा भी कभी पता नहीं लगाया जा सकता। मैं इस बात से सहमत था कि हत्यारा कोई बाहरी आदमी नहीं था, बल्कि इस इमारत में रहने वाला ही कोई आदमी था। लेकिन वो कौन था? क्या शिवकाली बाबू, या रास विहारी और वन विहारी, या फिर कोई और आदमी? मैं नहीं जानता था कि उसे मारने का मकसद किसके पास था, लेकिन सिर्फ शिवकाली बाबू ही थे जिनके पास अवसर था। हर एक के पास एक मजबूत एलिबाई थी। मुझे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि नटवर का कमरा भूपेश बाबू के कमरे के ठीक नीचे था और नटवर बाबू के कमरे की खिड़की भूपेश बाबू की खिड़की के ऐन नीचे थी। तब मेरे मन में पटाखे का विचार नहीं आया था। एक ऐसा पटाखा जो फेंके जाने से फटता था या तब फट सकता था जब उसे किसी ठोस जमीन पर ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिराया जाए।
आज सुबह पुलिस स्टेशन जाते हुए मैंने उस गली की जांच की और वहां पर मुझे वो सुराग मिल गया जो मुझे चाहिए था। नटवर की खिड़की के ठीक नीचे गली में मुझे एक पटाखे का धुंधला दाग मिल गया। उसे सूंघने पर उसमें से बारूद की हल्की गंध भी मुझे महसूस हुई। अब मेरे सारे संदेह दूर हो गए। बड़ी ही खूबसूरती से एक ठोस एलिबाई बनाई गई थी। इस एलिबाई की रचना किसने की थी? वो आदमी भूपेश बाबू के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने ही अपने कमरे की खिड़की खोली थी। रास विहारी और वन विहारी धमाके की आवाज़ सुनने के बाद उनके पास खिड़की पर गए थे। उस शाम अंधेरा होने के बाद 6 बजे भूपेश बाबू सीढ़ियों से चुपचाप नीचे चले गए। पिस्तौल पहले ही खरीदी जा चुकी थी। उन्होंने उसके कमरे में प्रवेश करने के बाद अपना परिचय दिया और उसे गोली मार दी। उसके बाद उन्होंने खिड़की खोलकर इधर उधर देखा और खिड़की की दहलीज पर पिस्तौल छोड़कर अपने कमरे में वापस लौट गए। उनकी खुशकिस्मती थी कि उनको आते और जाते किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर किसी ने उनको देख भी लिया हो तो उनके पास कोई एलिबाई होना ज़रूरी था। अपने कमरे में लौटकर उन्होंने रास विहारी और वन विहारी के आने की 10 मिनट तक प्रतीक्षा की, लेकिन तब तक अजीत नहीं आया था, इसलिए तीनों उसका इंतजार करने लगे। इसी बीच भूपेश बाबू ने अजीत की चप्पलों की आवाज़ सीढ़ियों पर सुनी। वो अपनी मुट्ठी में एक कंचे के आकार का पटाखा लिए तैयार खड़े थे। कमरे में गर्मी होने के बहाने वो खिड़की पर गए और उसे खोलकर गली में इधर उधर देखते हुए पटाखा नीचे गिरा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। रास विहारी और वन विहारी दौड़कर खिड़की पर गए। भूपेश बाबू ने उन्हें भूरी शॉल वाले काल्पनिक हत्यारे को दिखाने के लिए इशारा किया। बस इसके अलावा उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। समय आने पर नटवर का शव बरामद कर लिया गया। पुलिस आई और शव को अपने साथ ले गई। नाटक का पर्दा गिर गया और नाटक खत्म। भूपेश बाबू बिना हिले डुले खामोशी से व्योमकेश की सारी बातें सुन रहे थे। व्योमकेश ने उनको घूरते हुए कहा, कहिए, मैंने सारा ब्यौरा सही दिया या इसमें कहीं कोई गलती की? भूपेश बाबू ने मुस्कुराते हुए शांत स्वर में कहा, जी नहीं, आपने कोई गलती नहीं की। गलती तो मैंने की थी। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आप इतनी जल्दी वापस लौट आएंगे। मैंने सोचा था कि जब तक आप वापस आएंगे तब तक नटवर का ये केस दफन हो चुका होगा। 2 प्रश्नों का जवाब अभी भी मेरे पास नहीं है। पहला, आपका मकसद क्या था? और दूसरा, आपने पिस्तौल चलाते समय उसकी आवाज़ कैसे दबाई? अगर आप बंद कमरे में भी पिस्तौल चलाएं तो भी उसकी आवाज़ बाहर सुनी जा सकती है। आवाज़ को बाहर आने से रोकने के लिए आपने क्या उपाय किया? अपने कंधे पर रखी शॉल को खोलते हुए भूपेश बाबू ने कहा, मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूँ। जिस समय मैं नटवर के कमरे में गया था, मैंने ये शॉल अपने कंधे पर रखी हुई थी और पिस्तौल भी इसी में छिपा रखी थी। मैंने पिस्तौल को शॉल से बाहर निकाले बिना ही नटवर को गोली मारी थी। उसकी आवाज़ इसी शॉल में घुटकर रह गई, जिससे वो बाहर किसी को सुनाई नहीं पड़ी। व्योमकेश ने धीरे से गर्दन हिलाई और बोला, और मेरे पहले प्रश्न का उत्तर कि आपका मकसद क्या था? वैसे आपने कल मुझे अपने बेटे की जो फ़ोटो दिखाई थी, उसके आधार पर मैं अनुमान तो लगा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसे आपके मुँह से सुनना चाहूँगा। भूपेश बाबू ने कहा, मैंने आपको अपने बेटे की फ़ोटो इसलिए दिखाई थी क्योंकि मैंने महसूस कर लिया था कि आप सच्चाई को खोज निकालेंगे। इसीलिए मैं खुद को पहले से ही उचित ठहराने की कोशिश कर रहा था। जिस दिन ढाका में दंगे भड़के थे, उस दिन नटवर मेरे बेटे को किसी बहाने से स्कूल के बाहर ले गया था। उसी शाम को वो मेरे पास आया और बोला कि अगर मैं उसे 10,000 रुपये की फिरौती दूं तो वो मेरे बेटे को वापस कर देगा। मेरे पास 10,000 रुपये नकद नहीं थे, लेकिन जो कुछ भी मेरे पास था वो मैंने तुरंत उसे दे दिया। मेरी पत्नी ने अपने सारे जेवर उतार कर उसके हाथ पर रख दिए। नटवर सब कुछ लेकर चला गया, लेकिन हमारा बेटा हमें वापस नहीं मिला। यहाँ तक कि काफ़ी समय तक नटवर भी मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। तब से कई साल बीत गए। अपनी पत्नी और बेटे को खोने के बाद जब मैं कलकत्ता वापस आया तो एक दिन वो मुझे अचानक सड़क पर जाता दिखाई दिया, और उसके बाद मैं सब समझ गया। भूपेश बाबू, अब आपको कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। भूपेश बाबू कुछ पलों तक चुपचाप बैठे रहे, फिर बोले, अब आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? व्योमकेश ने पल भर छत की तरफ देखा और फिर कहा, लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था कि कौवे को मारने के लिए किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जाता, और मेरा मानना है कि किसी गिद्ध को मारने के लिए भी किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जाना चाहिए। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।